गुड मॉर्निंग क्लास 7। चैप्टर 5 हम लोग वी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड। दिल्ली सल्तनत हमने पूरा पढ़ लिया। उसके जो 5 डायनेस्टीज़ हैं, उसके कौन कौन इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, क्या क्या मेजर डिसीजंस हुआ है, किससे किससे वॉर्स हुआ है, कौन सा डायनेस्टी किसके बाद आया है, उन्होंने क्या मेजर रिफॉर्म्स किया है, क्या चेंजेस लाया है, किस तरह का कंस्ट्रक्शन किया है, किस तरह के रूलर्स हुए हैं, मंगोल्स को किस तरह से रोका है। तो ये सब वी हैड डिस्कस्ड इन दोज 2 वीडियोज़। इससे पहले जो दिल्ली सल्तनत का वीडियो शेयर किया है, आई होप आप उसको भूले नहीं होंगे। 7 क्लास में ना कुछ बच्चे एकदम लेज़ी हो गए हैं और वो मतलब काफ़ी उनको बार बार पोक करना पड़ता है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं, आप आंसर भेज रहे हैं कि नहीं, और आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं। वो पता नहीं मोबाइल लेते हैं पेरेंट्स का और गेम खेलते हैं, चैटिंग करते हैं और अलग अलग तरह का वीडियोस बनाते हैं। लेकिन जो काम का वीडियो है, जो बहुत मेहनत से तैयार होता है वो आपके लिए, तो उसको ध्यान से कम लोग देखते हैं। और थोड़ा सा आप एनर्जी, आप लोग थोड़ा बाकी सारे क्लासेस कर रहा है, आप लोग 7 क्लास वाले जो हैं वो थोड़ा सा एनर्जी बढ़ाएं, और क्योंकि ये आधा आपकी बुक ख़त्म होने वाली है। 6 चैप्टर हैं, उसके बाद आपको 2 चैप्टर और है, वो आपका ऑलमोस्ट हिस्ट्री फिनिश हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। आप उसको बार बार वीडियोस को देखिए और वो आपको काम आने वाला है। वो आप नहीं करेंगे तो बाद में आपको आगे की हिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी भी आप कम से कम पढ़ाई शुरू कर दीजिए और वीडियोस को देखना शुरू कीजिए एंड यू स्टार्ट रीडिंग योर बुक्स, क्योंकि चैप्टर आपका आगे बढ़ रहा है। अभी आज 6 चैप्टर मैं ख़त्म कर दूंगा, फिर उसके क्वेश्चन आंसर आपको देंगे। कई बच्चे हैं क्वेश्चंस नहीं लिखते हैं, मैं उस पर लिखता हूँ मैं कि डू राइट द क्वेश्चंस, आंसर लिख के भेज देते हैं। मुझे लगता है जैसे उन्होंने आधा पढ़ा है, आधा इंस्ट्रक्शन पढ़ा ही नहीं है। अब क्वेश्चन नहीं लिखने का कौन सा रिवाज है आप लोग ही जाने। क्वेश्चन, यू हैव टू राइट द क्वेश्चन बिफोर राइटिंग द आंसर्स। सो दिस चैप्टर इज लाइफ अंडर द दिल्ली सल्तनत। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीज़ इसमें पढ़ने का है कि दिल्ली सल्तनत ने जो रूल किया है आपको 1192 में, मेरे ख्याल से जो हमारी लड़ाई है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन शायद, और उसके बीच में जो लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान के, उसके बाद ही उसने अपने स्लेव को यहाँ रखा। फिर उसके मरने के बाद ये दिल्ली सल्तनत बनी। तो अब 1192 से आप ले लें 1526, जब लास्ट जो दिल्ली सल्तनत का रूलर है इब्राहिम लोदी, उसकी जब बाबर से लड़ाई हुई एंड पानीपत में ही लॉस्ट, तो ये 300 ईयर्स का, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स का, 30 ईयर्स के आसपास का ये ड्यूरेशन है। तो ये कम नहीं होता है 300 ईयर्स। तो 300 ईयर्स के ड्यूरेशन में दिल्ली सल्तनत में जो 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया, तो उन्होंने जाहिर सी बात है यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, यहाँ का ट्रेडिंग सिस्टम, कैसे ट्रेड होगा, बिज़नेस कैसे होगा, वो सब भी चेंज किया होगा। उन्होंने नए नए सिटीज़ बनाए होंगे, उन्होंने नए नई बिल्डिंग्स बनाया होगा, मॉन्यूमेंट्स बनाया होगा, जो भी मॉन्यूमेंट्स हम लोग बोलते हैं। और ऑब्वियसली वो लोग टर्किश थे, वो लोग अफ़गान थे, मिक्स थे। तो टर्किश आए, फिर बाद में अफ़गान आए, तो उनका जो बिल्डिंग स्टाइल होगा, उनके जो फूड खाना पकाने का स्टाइल होगा, लैंग्वेजेस होगा, वो अलग अलग तरह की चीज़ें लेके आए होंगे। फिर 300 साल तक यहाँ रहे होंगे ये लोग डिफरेंट रीजन्स में। तो फिर इंडिया का भी अपना एक कल्चर है, इंडिया का अपना लैंग्वेजेस है, इंडिया का अपना फूड आइटम्स है, इंडिया के अपने जो वेजिटेबल्स हैं ये हैं, उसके साथ वो मिले होंगे, जो वो लेकर आए होंगे मिडिल सेंट्रल एशिया से, जो लेकर आए होंगे टर्की से, जो लेकर आए होंगे। तो वो अपनी चीज़ें लेकर आए होंगे, यहाँ पे उनको यहाँ की चीज़ें मिली होंगी। तो 300 साल में तो वो मिक्सअप होकर कुछ नया बना होगा। तो इस चैप्टर में हम वही देखने चाह रहे हैं कि विजिबल चीज़ें जो हैं, विजिबल जो अच्छी पॉजिटिव चेंजेस उस दिल्ली सल्तनत का जो 250-300 साल का पीरियड रहा है, उसमें क्या क्या इंडिया में चेंजेस आया, क्या क्या कैसा था उस टाइम में, कैसी बिल्डिंग्स बनी, आर्ट में क्या है, म्यूज़िक में क्या हुआ है उसमें काम, और सोसाइटी में क्या काम हुआ है, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, पैसा कैसे जनरेट होता था, बिज़नेस कैसे होता था। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको 2-3 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये, इसको हम लोग बोलते हैं आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर आप बोलोगे, आर्किटेक्चर आप लोगों ने, कम लोगों ने सुना होगा। आर्किटेक्चर होता है बिल्डिंग का जो नक्शा बनाते हैं हम लोग, बिल्डिंग्स बनाते हैं ना, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, एयरपोर्ट्स बनाते हैं, सबकी बिल्डिंग अलग अलग तरह की होती है। पुलिस स्टेशन बनता है। तो बिल्डिंग्स जो बनाते हैं, बिल्डिंग्स का जो मैप होता है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग्स, कौन सा यूज़ है बिल्डिंग का, प्लस कैसे लोग उसमें आएंगे,
पब्लिक बिल्डिंग है या प्राइवेट बिल्डिंग है, मतलब एक आदमी उसमें रहेगा या हज़ारों लोग हर दिन आएंगे, उसमें किस तरह की बिल्डिंग चाहिए, कितना एरिया चाहिए, तो इसके लिए आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ती है। स्पेस आपके पास इतना है, उसमें कैसी बिल्डिंग आप बना सकते हैं, हाउ टू बेटर यूटिलाइज द स्पेस, तो हम लोग नक्शा बनवाते हैं तो आर्किटेक्ट से। तो आर्किटेक्चर का बहुत, क्योंकि सबसे पहले यही हमको पढ़ेंगे इसमें कि आर्किटेक्चर वाइज, बिल्डिंग वाइज क्या नया नया डेवलपमेंट हुआ दिल्ली सल्तनत में, ये नंबर 1 है। उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है इस पीरियड की, जिसको बोलते हैं कुतुब मीनार। इस ये पूरा कुतुब मीनार सिर्फ नहीं है, वहाँ पे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है, उसमें क्या क्या है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, कब बना, इसी पीरियड की सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है। इसको बोला जाता है जेम ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, उस पीरियड का ये मास्टरपीस है। अभी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये पूरी दुनिया से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। ये उसी पीरियड का है, अभी भी बना हुआ है, तो आप भी व्हेन यू गो टू दिल्ली यू कैन सी दैट। उसके बाद और भी उसके रिमेन्स हैं, एक तो ये देखना। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग सुनते हैं कव्वाली। कव्वाली बना है, कव्वाली ऐसे उर्दू में लिखते हैं, ये बना है कॉल से, कॉल को रिपीट करना होता है कव्वाली, कोई बात को बार बार रिपीट करना। ये भी यहीं डेवलप हुआ है। और एक म्यूज़िक हम लोग बहुत सारा सितार एंड ऑल दैट सुनते हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक जो बोलते हैं, वो भी इसी पीरियड की देन है। तो इस पीरियड में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव है, तो इसको अलग अलग हम लोग 2-3 पार्ट में देखेंगे। पहले आर्किटेक्चर देखेंगे, आर्किटेक्चर में क्या है, क्या नाम दिया गया उसका, उसमें उसका फीचर्स क्या था, क्या क्या चीज़ थी, इससे पता चलता है कि उस टाइम की बिल्डिंग से, और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग से, लोग खूब जाके उसके बैकग्राउंड में फ़ोटो खिंचाते हैं, और कुतुब मीनार में तो भीड़ लगी होती है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे म्यूज़िक का एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और तीसरा है कव्वाली, म्यूज़िक में ही आ गया। कुतुब मीनार को हम लोगों को पढ़ना है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है, कुतुब मीनार कैसे बना, उसमें क्या क्या दिखाया गया है, किस तरह का उसमें डिज़ाइंस है, ये हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग लैंग्वेजेस पे भी देखेंगे, एक नई लैंग्वेज, पूरा एक न्यू लैंग्वेज पूरा डेवलप हुई है, उर्दू जो लैंग्वेज है, कहीं बाहर की लैंग्वेज नहीं है, यहीं पे डेवलप हुई है। यही दिल्ली सल्तनत के टाइम में इसने थोड़ा थोड़ा खिलना शुरू किया, और फिर मुग़ल में आते आते ये काफ़ी अच्छी एक ज़बान, तहज़ीब की ज़बान लोग बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ सिविलाइजेशन बनी है। तो इट इज़ प्योरली इंडियन, इट वाज डेवलप्ड हियर। ये मिक्सअप है, टर्किश है, इंडियन है, पर्शियन है, संस्कृत है, हिंदी तो उस टाइम की ज़बान नहीं थी, हिंदी का कुछ और नाम था, बाद में हिंदी नाम पड़ा। तो ये जो लोकल में खड़ी बोली है और बहुत सारी चीज़ें मिलाकर ये उर्दू है पूरा। फिर इसका स्क्रिप्ट है, कैसे कैसे इसको लिखते थे। तो ये 3-4 चीज़ें हमको इसमें देखने का है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार भी है, और हमारा जानना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग आर्किटेक्चर देखते हैं। आर्किटेक्चर जो है, जो दिल्ली सल्तनत के टाइम में इंडिया में फला फूला, उसको बोलते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ये पहली बार था, इस्लाम का इतना इन्फ्लुएंस था। तो इस्लाम में ये लोग जो आए थे, इसमें टर्किश है इन्फ्लुएंस है थोड़ा, इसमें सेंट्रल एशियन मतलब ईरान और अफ़गान इन्फ्लुएंस है। अब प्लस इंडो में, इंडिया में जो पहले से चल रहा था, यहाँ के बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है, हिंदू तो नहीं था एक रिलीजन कह के, ये हिंदू प्रैक्टिसेस में, जिसको हम लोग आम तौर पे आम बोलचाल में हिंदू बोलते हैं, उसमें अलग अलग तरह का बिल्डिंग्स बनाने का ट्रेडिशन है, उसका इन्फ्लुएंस है। इसीलिए इन दोनों के ये फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं, ये दिल्ली सल्तनत में एक फ्यूजन बना, एक नया पूरा सिस्टम निकल के आया, जिसको बोलते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जो ना तो प्योरली इंडियन था, ना पूरा टर्किश, सेंट्रल एशियन और अरेबिक था। ये एक नया सिस्टम था, और इसने एक बिल्डिंग बनाने का नया स्टाइल दिया लोगों को। तो आप उसको कैसे पहचानिएगा, तो ये ऐसा स्टाइल होगा, इसको बोलते हैं आर्चेस। ये अब ये बड़ा एरिया है, अब इसको, इसमें बीच में हमको पिलर नहीं देना है, और इसको रखना है कि ये बगैर पिलर के इतना बड़ा एरिया सस्टेन कर जाए, लोड संभाल ले। तो उसके लिए हमने आर्चेस बनाया। उसके बाद आप देखेंगे पुरानी मस्जिद वगैरह में ऐसा ये डोम्स बना होता है, तो इसमें आर्चेज है, इसको बोलते हैं आर्चेज। आर्चेज ऐसे बनते हैं, आप देखोगे बुक में, सेंट्रल स्टोन होता है यहाँ पे। तो ये आर्चेज हो गया, और इधर हो गया डोम्स हो गया। फिर आप देखोगे उसके बगल में एक ऐसा
एक ऐसा लंबा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको मीनार बोलते हैं या माइनरेट बोलते हैं, तो माइनरेट्स है। आप वहाँ जाओगे, डिज़ाइंस होती है पुरानी बिल्डिंग्स में, रेड फोर्ट में जाओगे, वहाँ ऐसी ऐसी बिल्डिंग ऐसा ऐसा बना होता है हवा आने के लिए, रोशनी आने के लिए, उसको जालीज बोलते हैं। ये सब देख लो, ये माइनरेट्स, डोम्स, आर्चेज़ हैं, जाली है। आप वहाँ के बिल्डिंग्स पे देखिएगा, आपने कभी देखा है, तो उसमें डिज़ाइंस है, डिज़ाइंस है। तो डिज़ाइंस में कोई एनिमल और किसी ह्यूमन बीइंग का फ़ोटो नहीं है। जैसे इंडिया में जो पुराने मंदिर टेम्पल्स में जाओगे, अभी भी जाओगे, तो उसमें एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स का पिक्चर बहुत है। ऐसा वहाँ यूरोप में भी बहुत ज़्यादा है। और लेकिन इस्लामिक इसमें जाइएगा तो वहाँ पे यू कैन नॉट ड्रॉ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, आम तौर पे अवॉइड किया, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो इन्होंने एक नया आर्ट डेवलप किया जिसको ज्योमेट्रिकल शेप्स बोलते हैं। आप लोग यूट्यूब पे देखोगे तो मिलेगा बहुत सारा। तो वो सर्कल और ट्रायंगल ले लेके अलग अलग पैटर्न्स बनाया। पैटर्न आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। पैटर्न्स के थ्रू इन्होंने बहुत बड़े, उससे रूफ़ को सजाया जाता था, सीलिंग को। तो ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न आर्ट बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आर्ट भी बोलते हैं। दिस इज़ प्योरली इस्लामिक इन्वेंशन। ज्योमेट्री से आर्ट को लिंक कर दिया, इसमें पैटर्न बनाते थे बहुत खूबसूरत खूबसूरत, और बीच में इसमें स्टोन्स लगाते थे अलग अलग कलर के, तो बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि ये लोग एनिमल्स और मुस्लिम्स जो हैं आमतौर पे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स का फ़ोटो ना लगाते हैं ना बनाते हैं, कहीं पे हिस्टोरिकली नहीं बनाया है। आप कुछ लोग बनाने लगे वो अलग बात है, लेकिन किसी भी बिल्डिंग में आप पूरी दुनिया में चले जाइएगा, अगर मुसलमानों ने बनाई है तो वहाँ पे डेकोरेशन में इंसानों का या जानवर का पिक्चर, तस्वीर न बनाया है, न कार्व किया है, न स्कल्पटिंग किया है। ये इस्लामिक आर्ट की खूबी है कि एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स को यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे पैटर्न्स आपको दिखेगा और सजा एक नई चीज़ पूरा डेवलप की इन्होंने, जिसको बोलते हैं इस्लामिक आर्ट ऑफ कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी हर जगह मिलेगी। कैलीग्राफी क्या है? आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, राइटिंग ब्यूटीफुली। देखते हैं वो बिस्मिल्लाह कैसे कैसे गोल गोल करके घुमा के लिखा होता है, अरबी में आप देखे होंगे। तो आप जितनी बड़ी बिल्डिंग्स में जाएंगे उसमें देखेंगे ऐसे कुरान की आयत वगैरह लिखी हुई है, खुदी हुई है, उस पर स्टोन्स लगे हुए हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है। तो कार्विंग्स है, और कार्विंग्स किसका क्या हुआ? कैलीग्राफी का, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है, उसमें स्टोन्स लगे हुए हैं। ये फीचर्स है, ये है इस्लामिक आर्किटेक्चर। डोम होगा उस बिल्डिंग में, डोम, छत जो होता है गोल छत होगी, गुंबद जिसको बोलते हैं। आर्चेस होगा, बीच में पिलर की ज़रूरत नहीं पड़े, उसका आपको कंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है पेज 53 में। उसमें स्टोन्स को ऐड करते जाते हैं, बीच में एक आपका सेंट्रल स्टोन आ जाता है। आप ऐड कीजिएगा, बीच में एक सेंट्रल स्टोन है और उधर से स्टोन फैलता है। ये जो स्टोन है ये दोनों साइड के स्टोन को फिर जोड़ देता है इस तरह से। ये एक सेंट्रल स्टोन है, ये बनता है एक दूसरे के ऊपर लोड, और लोड सारा ट्रांसफ़र होकर इधर आता है। तो ये बड़ा आप दरवाज़ा बना सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था आर्चेस का, ये डोम का कॉन्सेप्ट, मैनरेट्स इसका कॉन्सेप्ट आया है, जाली का कॉन्सेप्ट आया है, कैलीग्राफी का कॉन्सेप्ट आया है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न का है, और नो एनिमल्स और ह्यूमन पेंटिंग या ड्राइंग या कार्विंग। इस तरह की बिल्डिंग्स इंडिया में बनना शुरू हुई। जो पहली बिल्डिंग आपको बनी है जो इस डिज़ाइन से बनी है, दैट इज़ बलबन्स टूम। बलबन जो था, गयासुद्दीन बलबन, उसका जो टूम बना है वो पहली बिल्डिंग है, फर्स्ट। आपको क्वेश्चन आएगा, विच वॉज द फर्स्ट मोनूमेंट टू बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू दिस स्टाइल, दैट वॉज बलबन्स। और इसका मास्टरपीस क्या है आपको देखना है, इसकी खूबसूरती कितना खूबसूरती हो सकता है, तो आप जाके कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में देखिए। और बाद में मुगल्स ने भी आए तो वो भी वही सब डिज़ाइन लेके आए, वही कुछ चीज़ें यहाँ की थी, तो आप उसका तो फिर आपको ताजमहल दिखेगा, वो मुग़ल पीरियड का है, वो दिल्ली सल्तनत पीरियड का नहीं है। आपको हुमायूं टूम दिखेगा, तो उसकी खूबसूरती आपको दिखेगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें याद रखना है इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो पहला है आर्चेस, ठीक, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें, दिस इज़ आर्चेस। ये जो गेट में हम लोग घुसते हैं ऐसा गोल सा बना होता है, बीच में पिलर, दिस इज़ आर्च। उसके बाद है डोम्स, ये है आपका सेमी सर्कुलर रूफ्स, ये हो गया डोम्स, ये रूफ है, ठीक, सेमी सर्कुलर। कैसा है ये? सेमी सर्कुलर रूफ्स है, सेमी स्फेरिकल आप बोल सकते हैं।
सेमी स्फेरिकल रूप्स, स्फेयर सेमी स्फेयर होता है, सेमी स्फेरिकल रूप्स, छत होता है गोल सा जो मस्जिद वगैरह में होता है। उसके बाद है माइनरेट्स, माइनरेट्स बोलते हैं मीनार को। ये इसका फीचर्स है, पूछा जाएगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक, तो आपको ये सब लिखना होगा जो बता चुके हैं मैं। चौथा इसका है कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न डिज़ाइन, ये आप बहुत सारा है, आप सर्कल और इसको मिला मिला के ऐसा ऐसा डिज़ाइन, और भी फिर उसमें स्क्वायर बना देते हैं, या सर्कल स्क्वायर मिला के अलग अलग तरह का डिज़ाइन है, उसमें फिर वो लोग स्टोन्स लगाते हैं। तो ये छत वगैरह पे, सीलिंग पे, वॉल्स पे कई जगह लगता है, तो अच्छा अच्छा पैटर्न है। जाली का भी जो है, जाली भी जो बनाते हैं वो उस जाली में भी पैटर्न का यूज़ करते हैं, तो वो जाली और ख़ूबसूरत लगती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। चौथा आपका है कि जालीज़। पांचवा, छठा है आपका फ्लोरल डिज़ाइंस। आपको मैंने पहले बता दिया है कि एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स का कहीं पे भी किसी भी तरह का ना पिक्चर है ना कार्विंग है, कहीं पे नहीं है। आपके लोग मुस्लिम ज़्यादा एडवांस हो गए हैं तो पता नहीं नई नई चीज़ें ला रहे हैं, बट ये है आपका इस्लामिक आर्ट जो यहाँ पे आया है। फ्लोरल डिज़ाइंस है, मतलब फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स का बड़ा अच्छा अच्छा नक्काशी किया हुआ है, कार्विंग्स किया हुआ है, उस पर स्टोन्स लगे हुए हैं, तो फ्लोरल डिज़ाइंस है। नेक्स्ट आपका है कैलीग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ये आपको हर जगह मिलेगा, कार्विंग्स है इसकी हर बिल्डिंग में आपको। और ये लोग जो मेन डालते हैं कुरान की आयत डालते हैं, वर्सेस फ्रॉम कुरान आर प्रिंटेड देयर, वर्सेस फ्रॉम कुरान आपको मिलेंगे इसमें, ठीक। और उसके बाद है नो एनिमल और ह्यूमन पिक डिस्प्ले, किसी का भी डिस्प्ले नहीं है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, पहले भी बता चुका हूँ मैं। ये फीचर आप देख लीजिए, एक तरफ से घूम जाइए कहीं पे। और जो मटेरियल यूज़ करते थे, जो 9th पॉइंट है इसका, जो मटेरियल यूज़ करते थे उसमें ये लोग ज़्यादातर यूज़ करते थे रेड एंड येलो सैंडस्टोन्स, ये इन्होंने यूज़ किया, और मार्बल यूज़ किया है, रेड स्टोन खूब जगह यूज़ किया, मार्बल यूज़ किया है कई जगह फिनिशिंग में, और येलो सैंडस्टोन यूज़ किया। तो सैंडस्टोन क्या है ये सब आप पढ़ चुके हो साइंस में, मार्बल क्या है ये आप जानते हो। तो दीज आर 9 फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्वेश्चन आता ही आता है, लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में आता है, और सबका डिटेल आपको आना चाहिए। जालीज़, ये जो जाली होती है, जाली जैसे बोलते हैं ना वैसे ही बना होता है एयर पास के लिए, रोशनी के लिए। तो ये इसमें पैटर्न्स भी होता है, इसमें पैटर्न्स भी बना के जाली अलग अलग पैटर्न का बनाते हैं, तो ये आपको दिखेगा, बड़ा खूबसूरत लगता है ये सब। और एक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस, तो आप देख लीजिए, आर्चेस, डोम्स, माइनरेट्स, ज्योमेट्रिकल पैटर्न डिज़ाइन, जालीज़, फ्लोरल डिज़ाइन, कैलीग्राफी, नो एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स, कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा आपको। एंड 9 पॉइंटर जो मटेरियल यूज़ करते थे, स्टोन्स यूज़ करते थे ज़्यादा, तो रेड सैंडस्टोन का यूज़ होता था, येलो सैंडस्टोन का बहुत जगह यूज़ हुआ है, और मार्बल का भी टॉपिंग्स में कई कई जगह यूज़ हुआ है। मार्बल थोड़ा महंगा था फिर भी यूज़ करते थे। रेड का तो बहुत है, इसीलिए आपको रेड स्टोन हर जगह मिलेगा सारी बिल्डिंग्स में। ये आपका हो गया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर फीचर्स ऑफ। तो एक पार्ट आपका कवर हो गया है इस चैप्टर का। दूसरा हम लोग देखते हैं इसमें, इसी से रिलेटेड है, जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है, दैट इज़ कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। ये सेकंड पॉइंट इसका है, कुतुब मीनार। मीनार बोलते हैं माइनरेट्स को, ये मीनार है एक। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहे हैं हम, पूरा हम सिर्फ कुतुब मीनार की बात नहीं कर रहे हैं, उस कैंपस में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सबकी बात करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग जो है उसमें कुतुब मीनार है। अब ये कुतुब मीनार कब बनी? पहले तो ये किसके नाम पे बनी? लोग सोचते हैं कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसीलिए उसके नाम पे बन गई, ऐसा नहीं है। कुतुब मीनार को बनाना स्टार्ट करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं है वो। वहाँ पे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार, या आप जानिए काकी रहमतुल्लाह अलैह, एक बहुत बड़े चिश्ती सेंट हुए हैं, सूफ़ी हुए हैं, उनके नाम पे ये बना है कुतुब मीनार, उसका नाम है कुतुब मीनार। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं है, पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इनके नाम पे, ये बहुत बड़े सूफ़ी हुए हैं, चिश्ती सिलसिला के हुए हैं, ठीक है ना, अजमेर, हज़रत
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उन्हीं के सिलसिले, उन्हीं के रिलेटिव से। तो उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है कुतुब मीनार। ठीक, नंबर 1 हो गया कि नाम उनका क्यों पड़ा। अब बना कैसे, अभी वहाँ पे है कितनी स्टोरीज हैं, तो 5 स्टोरीज हैं वहाँ पे, 5 स्टोरी बिल्डिंग है ये, 5 स्टोरीज बिल्डिंग है। अब 5 स्टोरीज बिल्डिंग कैसे कैसे बना, तो अब हम लोग देख लेते हैं सबकी स्टोरी। फर्स्ट स्टोरी जो है सबसे नीचे की, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, उसके बाद वो मर गया, जल्दी मर गया, तो आपको पता है, एक्सपायर्ड अर्ली। उसके बाद नेक्स्ट का जो स्टोरीज है 2, 3, 4, 3 स्टोरीज, 2, 3, 4 स्टोरीज जो बनाए हैं, मतलब फर्स्ट तो बना दिया था कुतुबुद्दीन होगा ना, उसके ऊपर 1, 2, 3, तो टोटल 4 हो गए। ठीक, 1, 2, 3, 4, ये 3 जो बना दिया है ये इल्तुतमिश ने बनाया। ठीक, उसके बाद ये जो 4th, एक बार बीच में बिजली गिरी, तो 4th ज़्यादा स्टोरी जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू लाइटनिंग। ठीक है ना, ये क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट बनाया, इनका इंतकाल हो गया, इल्तुतमिश ने जो कंप्लीट करा के 4 स्टोरी का बना दिया। 4 स्टोरी बनी हुई थी, कुछ दिन के बाद 4th स्टोरी पे बिजली गिरी और वो बर्बाद हो गई। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के टाइम में 4 को दोबारा बनाया गया और उसके ऊपर एक और स्टोरी बना दी गई। तो जो अभी हमको दिखता है वो यही दिख रहा है, 5 स्टोरी का आपको दिखता है, 5 स्टोरीज है ये, 5 स्टोरी का है। ठीक, 5 हैं उसमें, आप देखेंगे कुतुब मीनार के पिक्चर में, तो 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। तो पहला बना कुतुबुद्दीन ऐबक में, फिर एक्सपायर्ड अर्ली, इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट करा के 3 ऐड कर दिया, तो टोटल 4 हो गए। चौथा बाद में जो है वो इस लाइटनिंग से डिस्ट्रॉय हो गया, तो बाद में फिरोज शाह तुगलक के टाइम में उन्होंने उसको 2 स्टोरी और ऐड करके, 1 स्टोरी और ऐड किया, 4th को ठीक करा के 5 स्टोरी हो गए। तो अभी 5 स्टोरी का हमको दिखता है। ऊपर में उन्होंने मार्बल लगवा दिया थोड़ा सा। तो ये आपका है कि एक तो कितने स्टोरीज हैं इसकी, दूसरा है हाइट कितनी है इसकी, ये सब पता होना चाहिए। हाइट इसकी है 72.5 मीटर्स, ये ऊंचाई है इसकी। इसमें सीढ़ियाँ हैं कितनी, स्टेप्स है 378 स्टेप्स हैं। किस चीज़ का बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन का बना हुआ, लाल कलर का इसीलिए दिखता है ये। ऊपर की जो स्टोरीज है, सिर्फ लास्ट स्टोरी वो वाइट मार्बल की बनी हुई है, वाइट मार्बल टॉप स्टोरी। ठीक, अब नीचे आ जाते हैं, आप आगे देखते हैं उसमें क्या क्या है। तो उसमें आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का सारा कुछ मिलेगा, कैलीग्राफी है, फ्लोरल डिज़ाइंस है, और बहुत सारे, एक चीज़ और है इसमें इम्पॉर्टेंट, जिसको आप बोलते हैं बालकोनीज़। आगे में बालकोनी टाइप का बना हुआ, आप निकल सकते हैं, बाहर का जो एरिया होता है, रेलिंग्स लगे होती हैं, उसको बोलते हैं बालकोनी। तो अंदर में सीढ़ियाँ भी, आप चढ़ भी सकते हैं ऊपर, स्टेयर्स हैं, स्टेप्स हैं, इतने स्टेप्स हैं, 378 स्टेप्स हैं जो ऊपर तक जाते हैं, हाइट है ये आपकी। तो ये आपका हो गया कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार जो बिल्डिंग है उसमें क्या क्या है, किस तरह का कंस्ट्रक्शंस है, किसने उसको बनाया है, कितनी हाइट है, कितने स्टेप्स में। whenever you will be asked to write the details of कुतुब मीनार, you will have to write all these points। सबसे पहले किन के नाम पे उस कुतुब मीनार है, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं है, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे है। ठीक, स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, उनका इंतकाल हो गया जल्दी, ही डाइड अर्ली। तो बाद में आपको 2, 3, 4 इल्तुतमिश ने बनाया। इल्तुतमिश के बाद, हटा इसको हटाओ, इल्तुतमिश ने बनाया, और इल्तुतमिश के बाद 4th स्टोरी जो है आपका वो डिस्ट्रॉय हो गया। फिर 4th और 5th दोनों फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। ये हाइट है, ये स्टेप्स है, ये रेड, ये क्लियर होना चाहिए आपको। अब हम लोग 3rd चीज़ इसमें देखते हैं कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में और क्या क्या है। इसका सबका फोटो भी आपको दिया हुआ है, पिक्चर्स ऑफ ऑल दोज बिल्डिंग्स आर गिवन इन पेज नंबर 54 में। आप देखिए सारी बिल्डिंग, सब चीज़ आपको दिख रहा है। तो उसमें और भी क्या क्या है, अदर बिल्डिंग्स। अदर बिल्डिंग्स उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाई दरवाज़ा है, जो एक दरवाज़ा है, गेट है, जो बनाया है अलाउद्दीन खिलजी ने।
ये अभी भी है, अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ बनाया है। तो एक वो मिल जाएगा आपको। दूसरा टूम मिल जाएगा इल्तुतमिश का, टूम ऑफ इल्तुतमिश, वहाँ मिल जाएगा, कब्र है इल्तुतमिश की। उसके बाद कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है, वो मिल जाएगा आपको उसी कैंपस में। एक आयरन पिलर है, वो मिल जाएगा। लोग बोलते हैं जंग नहीं लगा है बहुत दिन से, तो वो आप ज़रूर देखिए। और एक अलाई मीनार भी है यहाँ पे। तो ये आपको कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट उस कॉम्प्लेक्स में और देखने की है। जब आप कुतुब मीनार जाइएगा तो यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स। अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार अलाउद्दीन खिलजी का, टूम ऑफ इल्तुतमिश, एक और मीनार आपको दिखेगा अलग से, थोड़ा टूट गया है लेकिन अच्छा है, फ़ोटोज़ वगैरह बहुत अच्छा आता है। आयरन पिलर आपको दिख जाएगा पूरा, यू कैन गो एंड टच इट। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क का रिमेन्स है, टूम ऑफ इल्तुतमिश है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पे। अब हम लोग आते हैं कि इस ड्यूरेशन में और भी क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुआ दिल्ली के अराउंड में। तो दो चीज़ आपका हो गया है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का फीचर क्या है, पूरे क्या कैसी बिल्डिंग्स बनी है, और दूसरा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स पूरा हमने पढ़ लिया है। तो और जो इंपॉर्टेंट चीज़ बनी है तीसरी, वहाँ पे श्री फोर्ट बना है, एक फोर्ट बना है, फोर्ट जिसको बोलते हैं श्री फोर्ट। वहाँ पे ऑडिटोरियम वगैरह भी है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये हम लोगों ने खिलजी को जब पढ़ा है तो पढ़ा था। अब श्री फोर्ट में पानी कहाँ से आएगा, इसके लिए एक हौज़ बना था जिसको हौज़ी अलान बोलते हैं। ये पानी लाने के लिए बनाया था कि यहाँ पे पानी आ जाए, वाटर आ जाए। हौज़ मतलब वही होता है पानी को स्टोर करने का जो टैंक होता है उसको हौज़ बोलते हैं। तो हौज़ बना था और बाद में इसी को हौज़ ख़ास, अभी वो पूरा एरिया है उसको हौज़ ख़ास फिरोज शाह तुगलक के टाइम में उसको और एक्सपेंड किया गया, तो इसको हौज़ ख़ास बोला गया। अब उस एरिया में जाइएगा, एम से आइएगा आप, IIT की तरफ आइएगा, एम से कुतुब मीनार की तरफ आइएगा आप, तो आपको रास्ते में हौज़ ख़ास का एरिया मिलेगा जहाँ पे ये उसी जगह श्री फोर्ट है और वहीं पे हौज़ ख़ास का अभी भी वो एरिया हौज़ ख़ास के नाम से जाना जाता है। हौज़ मतलब होता है पानी को स्टोर करने का जो टैंक होता है उसको बोलते हैं हौज़। तो वो एरिया आपको वहाँ मिलेगा अभी भी, वो भी उसी टाइम का, दिल्ली सल्तनत के टाइम का ही बनाया गया है। उसके बाद आपको कुछ वहाँ एक मदरसा भी है, मदरसा बना हुआ है वहाँ पे, एक पुराना मॉस्क है वही हौज़ ख़ास के एरिया में, टूम है। तो काफ़ी चीज़ है ये आपको इसी एरिया में मिलेगा, ये श्री फोर्ट के आसपास मिलेगा। चौथा वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट आपको मिलेगा, जो आप इधर आएंगे साउथ दिल्ली में और इधर बदरपुर के तरफ, तो वहाँ पे आपको मिलेगा तुगलकाबाद फोर्ट, उसका रिमेंस मिलेगा। जब इधर आने लगेंगे आप साउथ दिल्ली में हमदर्द की तरफ आने लगेंगे तो और आगे जाएंगे आप हरियाणा की तरफ, तो आपको वहाँ पे अभी भी इसका रिमेंस मिलेगा, रिमेंस ऑफ तुगलकाबाद फोर्ट। तो ये तुगलकाबाद फोर्ट बना था फिरोज शाह। उसके बाद ग्राउंड मिलेगा आपको फिरोज शाह कोटला, जो अभी वहाँ जहाँ पे ग्राउंड बन गया है वो फिरोज शाह कोटला, वो आपको मिलेगा। उसी वहीं पे अभी ग्राउंड है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, जहाँ क्रिकेट का मैच होता है। उसके एक गैलरी को अभी अरुण जेटली के नाम पे रखा गया है। इट वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत। उतने दिन पुरानी चीज़ें अभी भी वहाँ पे दिल्ली में हैं। उसके बाद आपको गयासुद्दीन तुगलक का टूम भी मिलेगा वहाँ पे, टूम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। ये सारी बिल्डिंग्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो ये आपका पूरा आर्किटेक्चर वाला पार्ट हो गया। कुतुब मीनार का पूरा पढ़ लिया हमने, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का फीचर आ गया। उसके अलावा थर्ड क्वेश्चन इसमें बनता है कि और क्या क्या बिल्डिंग्स हैं बिसाइड्स कुतुब मीनार। तो श्री फोर्ट है, उसके बाद हौज़ ख़ास है, हौज़ी अलान है, मदरसा मॉस्क टूम है, तुगलकाबाद फोर्ट है, फिरोज शाह कोटला है। और ये सब चीज़ें आप जाकर अभी भी देख सकते हैं। जब आप दिल्ली जाइए तो सिर्फ दिल्ली में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाल किला ही वो लाल किला जामा मस्जिद ही देखने का, ये सब चीज़ें देखिए आप जाके। और फिर पुराना किला जाइए, ओल्ड फोर्ट, वहाँ पे शो होता है लेज़र शो, उसमें आप देखिएगा, उसमें भी आपको बहुत अच्छे से इसकी कहानी आपको मिलेगी और पुरानी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग आते हैं कि लैंग्वेज में क्या डेवलपमेंट हुआ। सेकंड पार्ट था लैंग्वेज, ज़बान। कैसी ज़बान उस टाइम में लोग बोलते थे, कौन सी ज़बान उस वक्त चली। जैसे अभी हिंदी चल रही है, इंग्लिश चल रही है, उस टाइम में भी क्या इंग्लिश चलती थी, क्या चलती थी। तो उस टाइम में जो रूलर्स थे वो जो आए थे सेंट्रल एशिया और उधर से, वो अपने साथ ज़्यादातर लोग पर्शियन ज़बान लेके आए थे। पर्शियन, फ़ारसी अभी कम लोग जानते हैं, अब अपने यहाँ इधर पढ़ाई भी कम होती है, पहले होती थी पढ़ाई। तो पर्शियन लैंग्वेज वो लोग लेके आए थे।
इंडिया में जो हिंदू इलीट्स मतलब अपर कास्ट के जो लोग थे, ब्राह्मण्स थे और ये जो रूलिंग क्लास था हिंदू, उसका जो लैंग्वेज था वो था संस्कृत, और रीजनल लैंग्वेज बोलते थे, नीचे जो बाकी लोग थे वो रीजनल लैंग्वेज बोलते थे। तो अपर कास्ट हिंदू का ये संस्कृत था, रूलिंग क्लास वाला ये था। तो इन्होंने यहाँ पे आके ऑफिशियल लैंग्वेज भी पर्शियन को बनाया, ऑफिशियल लैंग्वेज था, सारी कार्रवाई, इसलिए पुराने पेपर्स अभी भी कोर्ट में बहुत सारी चीज़ यूज़ होती है वही पुरानी पर्शियन, दफ़ात, ताज़ीरात हिंद एंड ऑल दैट। तो ये उसी टाइम का है लिखा हुआ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत उस टाइम की तारीख भी जो है, उस टाइम का हिस्ट्री भी है, वो भी उसमें पर्शियन में लिखा हुआ है। तो पर्शियन उस टाइम का मेन लैंग्वेज था, एरिस्टोक्रेट्स का लैंग्वेज था। हिंदुओं में संस्कृत था, लेकिन वो भी पर्शियन जानते थे क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज वो हो गया था। सारे लोग नहीं जानते थे, जो अपर कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण्स हैं, राजपूत हैं, बड़े कास्ट के लोग हैं, वो लोग जानते थे। तो एक ये है। दूसरा, ये जो लोग रहने लगे आपस में तो बहुत सारा रीजनल लैंग्वेजेस था, उर्दू था, पर्शियन था, संस्कृत था, उसके बाद बहुत सारा रीजनल लैंग्वेजेस है, पंजाबी है, तमिल है, इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। आप देखेंगे कितने लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, बंगाली है, पंजाबी है, उधर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं। तो वो लोग रहने लगे, फ़ौज वगैरह एक साथ रहती थी, जिसमें हर जगह के लोग रहते थे। तो एक न्यू लैंग्वेज डेवलप हुआ उस टाइम में, न्यू लैंग्वेज, और वो न्यू लैंग्वेज का नाम था उर्दू। उर्दू था, रेख्ता था, बहुत सारा नाम था। उर्दू बाद में नाम, इसका ऑफिशियल नाम पड़ा। लैंग्वेज ऑफ कैम्प बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं इसको। तो ये लैंग्वेज यहाँ पे बनी। इट वाज ए मिक्सचर ऑफ ऑल दिस, ठीक। उसके बहुत बड़े शायर बाद में हुए गालिब, और उसको अमीर खुसरो जो थे उन्होंने बहुत संवारा इस ज़बान को। अमीर खुसरो का बहुत बड़ा रोल है, दिल्ली में कोर्ट पोइट थे अलाउद्दीन खिलजी के, तो उन्होंने इसको संभाला। ये जो रीजनल लैंग्वेज भी बहुत ग्रो किया। क्यों ग्रो किया? उसमें एक भक्ति सेन का मूवमेंट चला था। भक्ति सेन, कबीर, ये सब जो थे, ये लोग रीजनल लैंग्वेज भी बात करते थे, पंजाबी में करते थे, इसमें अवधी में, ब्रज में अपनी बातों को पहुंचाते थे लोगों तक। तो रीजनल लैंग्वेजेस को भक्ति सेन ने बहुत बढ़ावा दिया। ये रीजनल लैंग्वेज आम लोगों की ज़बान थी, रीजनल लैंग्वेजेस, तो वो भी ग्रो हुआ। तो ऑफिशियल लैंग्वेज आपका हो गया पर्शियन। उर्दू एक नया लैंग्वेज निकल के आया, हिंदू इलीट्स का ये लैंग्वेज था। इसके बड़े जो आपके राइटर हैं वो जयदेव हैं, रामानुजन हैं, और ये जो भक्ति सेन ने रीजनल लैंग्वेजेस को पॉपुलर किया। उसमें सिंधी हो गया, सिंधी में बहुत सारे गीत हैं भक्ति सेन के, ब्रज में हैं, अवधी में हैं, और आपको पंजाबी में है। ये 4-5 लैंग्वेज में बहुत सारे पुराने जो सूफ़ी वगैरह हुए हैं, और ये भक्ति सेन, कबीर टाइप के लोग हुए हैं, अच्छी अच्छी बात जो बताते थे लोगों को, तो उनके जो गीत वगैरह हैं, उनके दोहे हैं, वो इसी सब लैंग्वेजेस में हैं। आप देखिएगा अभी भी लोग, बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स उसको गाते हैं। तो ये सब रीजनल लैंग्वेजेस में, पंजाबी आपको है, पंजाबी है, अवधी है, ब्रज है, इन सब लैंग्वेजेस में वहाँ पे है। कुछ सिंधी में है, सिंधी में भी है काफ़ी। तो ये सारा है। तीसरा पोर्शन हम लोग आते हैं म्यूज़िक। म्यूज़िक पे आते हैं। म्यूज़िक पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। म्यूज़िक हो गया, उसको बोलते हैं, वो जो उस वक्त जो म्यूज़िक निकल के आई उसको बोलते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। मतलब इंडिया में कुछ म्यूज़िक चल रही थी, कुछ ये लोग सेंट्रल एशिया से लेके आए, कुछ इंस्ट्रूमेंट नया डिस्कवर हुआ इनका। अब ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक एक्चुअली 3 का मिक्सचर था, पूरा फ्यूजन था। पर्शियन म्यूज़िक थी, पर्शिया में कुछ चलता था, ईरानियन इन्फ्लुएंस, सेंट्रल एशिया जो आपका अफ़गानिस्तान एंड ऑल दैट, ईरान वगैरह ये सब है, और उसके बाद इंडिया में जो पुराना म्यूज़िक था, डिवोशनल म्यूज़िक था, इन सब को मिला के हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक बना। कुछ नए नए इंस्ट्रूमेंट, सितार वगैरह जो आप अपने बुक में देखेंगे, सितार, तबला, सारंगी, ये 3 तो मेन है, फीचर है इसका। और ये लोग बोलते हैं कि ये इसी ड्यूरेशन में डेवलप हुआ, ये बना ही न्यू इंस्ट्रूमेंट्स था। सितार का तो कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को। अजीम अमीर खुसरो ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बहुत बड़े उनके वो थे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इनके पीर थे, और इन्होंने उर्दू को भी बहुत संवारा, और म्यूज़िकल इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था। तो नया नया तान, नए नए सुर निकाले, और नया नया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, और फिर अच्छी बात को बताने के लिए वो रिपीटेशन के थ्रू, कव्वाली का जो फाउंडर भी इन्हीं को कहा जाता है। कव्वाली जो है उसमें बार बार अच्छी बात को बार बार बोलते हैं, एक चीज़ को रिपीट करते हैं, तकरार करते हैं, बार बार बोलते हैं। कॉल से बना है कव्वाली, रिपीटेशन से। तो अमीर खुसरो का बहुत बड़ा रोल है उसमें। तो ये म्यूज़िक में अमीर खुसरो का, और जो इंडिया में जो ये जो इन्फ्लुएंस है, उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। अभी आप तबला के बगैर इंडियन म्यूज़िक कंप्लीट नहीं है, सारंगी के बगैर इंडियन म्यूज़िक कंप्लीट नहीं है। तो दैट इज़ कॉल्ड
इंडो इस्लामिक हिंदुस्तानी म्यूज़िक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक इट इज़ कॉल्ड। तो इसमें ये सारा चीज़ का यूज़ होता है। अमीर खुसरो उसके बहुत बड़े ये हैं। कव्वाली उसका एक इम्पॉर्टेंट आपको पार्ट है। ठीक, अब हम लोग आते हैं पेंटिंग। पेंटिंग जो था, इसमें एक पेंटिंग की इम्पॉर्टेंट पेंटिंग बनी सिस्टम बना था जिसको बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग। ये आप याद रखिए, मिनिएचर मतलब होता है छोटा हो, स्मॉल बट डिटेल्ड, छोटा हो लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल हो, बहुत अच्छे से हो। तो उस टाइम में मिनिएचर पेंटिंग्स बनना शुरू हुई और बाद में राजाओं ने अपने पोर्ट्रेट्स भी बनाना शुरू करवाए, शहनशाहों ने, बादशाहों ने, कि मेरा बना दो, मेरा पोर्ट्रेट बना दो। जबकि इस्लामिक इसमें बनता नहीं था, लेकिन यहाँ के इन्फ्लुएंस ने, उन्होंने यहाँ के राजाओं के इन्फ्लुएंस ने अपने पोर्ट्रेट्स भी, अपना भी फ्रेम, फोटो फ्रेम बनाना शुरू कर दिया। ये बहुत लेटर इसमें हुआ था। अदरवाइज मेन जो फैला था वो आपका मिनिएचर पेंटिंग फैला था। उसके बाद आपका है, अब ये तो हो गया आर्ट वगैरह में, कल्चर में क्या इन्फ्लुएंस है। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं एडमिन और बिजनेस वगैरह पे क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सिस्टम कैसे चलाते थे लोग। सिस्टम ऐसे चलाते थे लोग कि जैसा, अब इसी पे क्वेश्चन आएगा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इसका। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा था कि बहुत सारी चीज़ बाद में भी लोग फॉलो करते हैं। सबसे ऊपर आपका था सल्तनत, पूरा हो गया सल्तनत, और सल्तनत को इन्होंने डिवाइड कर दिया था बहुत सारा इक़्ताज़ में, ठीक, और प्रोविंसेस, ये आपका स्टेट हो गया। तो पूरी सल्तनत जैसे होता ना, अभी पूरा कंट्री डिवाइडेड है स्टेट्स में, तो इसको डिवाइड कर दिया था प्रोविंस में, और इक़्ताज़ को इन्होंने डिवाइड कर दिया था शिख्स में, ठीक, और शिख्स को इन्होंने डिवाइड कर दिया था फिर परगनाज में, और ये हो गया नीचे विलेजेस। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया विलेजेस। बहुत सारे विलेजेस को मिला के हो जाता था परगना, और परगना को मिला के हो जाता था शिक। शिक हो गया मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये हो गया ब्लॉक। ऐसे आप मान सकते हैं विलेजेस, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला के स्टेट, और स्टेट को उसका कंट्री। ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था। ये बनाने आता है, लिखने आता है डायग्राम। सबसे ऊपर है सल्तनत। सल्तनत डिवाइडेड है बहुत सारे इक़्ताज़ में, बहुत सारे प्रोविंसेस में। हर प्रोविंस फिर बहुत सारे शिक में डिवाइडेड है, हर शिक बहुत सारे परगना है, और हर परगना में बहुत सारे विलेजेस हैं। अब जो इक़्ता का जो हेड है वो इक़्तदार है, ये है शिकदार। शिकदार इसका हेड बन जाता था। उसके बाद परगना में बहुत सारे विलेजेस होते थे। अब विलेज का एक प्रधान होता था, हेड पर्सन होता था जो विलेज को लीड करता था। और ऑफिसर्स कौन कौन थे, तो सबसे ऊपर होता था सुल्तान, सबसे ऊपर सुल्तान होता था। उसके बाद वज़ीर होता था जो प्राइम मिनिस्टर हुआ। सारा अभी बता देते हैं शॉर्ट में काम। वज़ीर के जो नीचे होते थे वो वज़ीर के बराबर में, साथ में होते थे, पैरेलल में काजी होते थे, ठीक है ना। काजी होते थे, ये जज होता था, जज भी होता था और इम्पॉर्टेंट मैटर पे सजेशन भी देता था। ये नीचे नहीं हुआ, ये आप मानिए कि ये साथ में, ये दो, और उसके बाद होते थे जो स्ट्रक्चर है उसमें होता था आरिज़ मुमालिक, ये होता था हेड मिलिट्री। मतलब ये सुल्तान है, ठीक है। अब सुल्तान के नीचे हो गया वज़ीर, ये वज़ीर हो गया, ये मेन होते थे जो इसको हेल्प करता था सारा चीज़ रन करने में। उसके बाद आपका यहाँ पे होता था काजी जो इंसाफ करता था, और ये आपका था मिलिट्री कमांडर था। तो ये तीन उसके नीचे आते थे डायरेक्टली। तो ये एक दूसरे के नीचे नहीं हुए, डायरेक्टली सुल्तान के नीचे आते थे। ये फ़ौज को देखता था आरिज़ मुमालिक, ये फ़ौज का हेड होता था। ये जज अगर सुल्तान के ख़िलाफ़ भी केस होगा वो भी इसके कोर्ट में जाता था, यही उसका फ़ैसला करता था। प्लस ये काजी जो होता था रिलीजियस अफेयर, आलिम भी होते थे ये, तो रिलीजियस मामले के भी जानकार होते थे। सुल्तान कोई फ़ैसला करता था तो रिलीजियस उसका क्या इम्प्लीकेशन है वो ये काजी बता देते थे। वज़ीर जो था डे टू डे अफेयर्स जो है, प्राइम मिनिस्टर का काम होता था ये अपॉइंटमेंट करता था, ये डे टू डे अफेयर्स देखता था, हिसाब किताब देखता था, ये सारा कुछ ये देखता था। तो दो स्ट्रक्चर आपको बनाने आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मतलब कंट्री कैसे डिवाइड था सल्तनत, एक ये आपको बनाना होगा। पावर स्ट्रक्चर कैसे था, कौन कौन लोग सुल्तान को हेल्प करते थे। तो सुल्तान सबसे ऊपर होता था, उसको तीन मेजर हेल्पर्स थे। एक वज़ीर था जो हमेशा उसके साथ रहता था, सारा अपॉइंटमेंट वगैरह सारा काम यही करता था। काजी था जो सारे फैसले करता था। चीफ जस्टिस हो गया सुप्रीम कोर्ट का, समझिए ये। और ये हो गया पूरे कमांडर इन चीफ पूरे फ़ौज का। ये तीन लोग थे जो सुल्तान को हेल्प करते थे, सुल्तान के साथ काम करते थे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग आते हैं इकोनॉमी पे, खर्चा कैसे चलता था। दो चीज़ हो गया, इकोनॉमी और सोसाइटी देखना है बस।
तो इकोनॉमी हो गया कि बिजनेस कैसे चलता था। तो इकोनॉमी है आपका मेजर जो इकोनॉमी था, पैसा जो अर्न होता था, जो कंट्री चलती थी, रेवेन्यू जो आता था, मेजर था एग्रीकल्चर, और दूसरा था ट्रेड। अब ट्रेड किस किस चीज़ों का होता था? तो ट्रेड होता था, गल्फ से ट्रेड होता था, स्पाइसेस का ट्रेड था, वेस्ट एशिया से ट्रेड था, साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड था, और ये जो ट्रेड था ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम था, कुछ पैसा यहाँ से आता था। अब लैंड को, पूरा लैंड को कैटेगराइज कर दिया था 3 कैटेगरीज में। तो 3 तरह का लैंड था, एक था इक्ता लैंड, दूसरा था खलीसा लैंड, और तीसरा था इनाम लैंड। अब इक्ता लैंड था, ये ऑफिशियल्स को दिया गया था, जो भी ऑफिसर थे उनको दिया जाता था कि उनके इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे ऑफिशियल का खर्चा चलेगा। जो खलीसा लैंड होता था वो सुल्तान के लिए होता था, मतलब इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो सुल्तान का खर्चा चलेगा। इनाम लैंड जो रिलीजियस लीडर्स होते थे, इंस्टीट्यूट्स होते थे, उसको सुल्तान देता था कि इससे तुम अपना इस लैंड के रेवेन्यू से अपना खर्चा चलाओ। इस तरह से 3 पार्ट में लैंड को बांटा हुआ था, और हर लैंड से जो रेवेन्यू वसूला जाता था 1/3, मतलब अगर 60 आपको बोरा चावल हुआ है तो उसका 1/3 मतलब 20 आपको दे देना चाहिए था, किंग को, सुल्तान को देना पड़ता था। ये सिस्टम था। ऑफिशियल्स के लिए इक्ता से आता था खर्चा, खलीसा लैंड वाले से जो रेवेन्यू जनरेट होता था उससे सुल्तान का खर्चा चलता था, और इनाम लैंड दिया था जो इंस्टीट्यूट्स थे, जो लीडर्स थे, और किसी कभी मंदिर को दिया, मस्जिद को दिया, या कोई मदरसा चल रहा है उसको दिया, मकतब को दिया, या उस तरह के कोई और रिलीजियस लीडर वगैरह उनको खर्चा के लिए बोला, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करवाओ। तो ये आपका हो गया इकोनॉमी। अब आ गया सोसाइटी। सोसाइटी में जो आइएगा, समाज में लोग कैसे रहते थे, तो समाज में हिंदुओं के अंदर में अपर कास्ट और लोअर कास्ट का सिस्टम था, अनटचेबिलिटी थी, उसको बहुत ज़्यादा इन रूलर्स ने ठीक नहीं किया था, बस चलने दिया था। कुछ रूलर्स उसमें ठीक थोड़ा बहुत एक्शन भी लिया, लेकिन क्योंकि मेजर सब्जेक्ट इनके ये थे तो इसीलिए ये इनके इंटरनल मामले में उतना इंटरफेयर नहीं करते थे। तो अपर कास्ट लोअर कास्ट का था, अनटचेबिलिटी का सिस्टम था, सारा जो पावर था मैक्सिमम अपर कास्ट के हाथ में था। हिंदुओं में ब्राह्मण्स ज़्यादा ऊपर थे, वीमेन जो हिंदू मुस्लिम जो भी थे वो थोड़ा पर्दा वगैरह का सिस्टम अपनाते थे। और मुस्लिम्स में भी ऐसा नहीं था कि फ्रैक्शन नहीं था, मुस्लिम में जो उसका जो एलिट था, उसका जो ऊपर का हिस्सा है, वो अलग अलग तरह के जो उसमें नोबल्स थे, उसमें बहुत सारे टर्क्स थे, सबका अलग अलग ग्रुप था, अफ़गान थे, तुरानी थे, इंडियंस थे, सबका अलग अलग ग्रुप था, कई ग्रुप्स था। अब पूरे सोसाइटी में सबसे ऊपर होती थी एरिस्टोक्रेसी, जो रूल करती थी, जो राजा के साथ, सुल्तान के साथ ज़्यादा मिली हुई थी। उसमें हिंदूज भी थे, मुस्लिम भी थे, और ये सब भी थे, ये अलग अलग इसके। उसके नीचे जो प्रीस्ट क्लास था, जो उलमा था, वो थे। हिंदुओं में पंडित वगैरह, ब्राह्मण वगैरह का बहुत इन्फ्लुएंस था, और मुसलमानों में उलमा का। उसके नीचे आते थे मर्चेंट्स, ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, ये भी आया था। सबसे नीचे आते थे पीजेंट्स, जो सबसे परेशान हाल था। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है जो बताता है कि दिल्ली सल्तनत में लाइफ कैसी थी। तो हमने देख लिया आर्ट कैसा था, कैसी बिल्डिंग्स बनी है। नंबर 2 हमने कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, म्यूज़िक पढ़ लिया, हमने इकोनॉमी पढ़ लिया, सोसाइटी पढ़ लिया। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई। आप वीडियो को देख लीजिएगा, बुक रीड कर लीजिएगा। आई विल शेयर विद यू द क्वेश्चंस। दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। 7 क्लास फिर से आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप लोग जो बिल्कुल सुस्त हो गए हैं वो पढ़ाई थोड़ा शुरू कर दीजिए ठीक से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी।